प्रणाम सभी को। हमारा नाम अनुपम कुमार, त्रिशूल योगपीठ बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता है, हमारी त्रिशूल योगपीठ 365 दिन कंटिन्यू ऑनलाइन सेमिनार चला रही है, जिसमें आज हमारे नवल किशोर सर का स्वागत है इस सेमिनार के सत्र में। सत्र शुरू करने से पहले हम लोग शिक्षक की वंदना करेंगे। हमारे दर्शक की कराते हुए पुनः एक सभी को नमस्कार। और आज के सेशन में डॉक्टर नवल किशोर सर का स्वागत है। इससे पहले अपने स्वागत करें सर, आप आए और आपके स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। आज 17 सितंबर 2021। सबसे पहले तो आज सभी को विश्वकर्मा दिवस की, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं। क्योंकि विश्वकर्मा जी हमारे शिल्पकार, जिन्होंने इस तरीके से निर्माण कार्य किया है कि आज भी हम लोग उसी पद्धति को उपयोग करते हुए हर कार्यशाला में, हर कारखाने में, हर जगह आज की जयंती मनाई जाती है। और कहीं न कहीं घर भी हमारा जो बना हुआ है वो भी एक मैकेनिकल सिस्टम पर बना हुआ है। तो इस तरीके से सारे देश को, हमारे पूरे संपूर्ण देश को हमारी तरफ से, त्रिशूल योगपीठ परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। साथ ही आज 17 सितंबर को हमारी संस्था के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा लगातार राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज 79 महासत्र है, यानी 79। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच जो मुख्य वक्ता उपस्थित हैं, श्री नवल किशोर जी नई दिल्ली से, जो अपने आप में न्यूरोथेरेपिस्ट महागुरु हैं इस क्षेत्र के। ऐसे महागुरु कभी कभी ही आ पाते हैं। तो आज बहुत अच्छा सत्र होने वाला है और हम सभी लोगों को जो है आमंत्रित करते हैं हमारे फेसबुक लाइव चैनल पर कि आएं और आज की इस परिचर्चा को सुने और जाने, जिससे आपको हर तरीके से लाभ मिलने वाला है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे आमंत्रित करूंगा हमारे श्री नवल किशोर जी को कि वो आए और आज अपनी वाणी से अपने ज्ञान को आज प्रसारित करें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका और इस शुभ कार्यक्रम को करने वाली संस्था का और इस कार्य में लगे हुए सभी लोगों का। ऋषिकुल योगपीठ इस अच्छे एक मुहिम को लेकर चल रही है और लोगों को कैसे उनके रोगों से स्वस्थ रखा जाए, इस विषय पर नए नए टॉपिक्स, नए नए जो एक्सपर्ट हैं उनको आमंत्रित कर कर उनके विषय को लोगों तक पहुंचा रही है। ये बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि आज अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि हम ब्लड डोनेट करते हैं या रक्तदान महादान कहते हैं, तो आज हमें यह भी कहना चाहिए कि स्वास्थ्य दान महादान है। अगर आप किसी को हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, वो स्वास्थ्य लाभ जरूरी नहीं है कि आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको सही जानकारी भी दे रहे हैं, तो ये भी स्वास्थ्य लाभ है। वो कहाँ छोटी छोटी गलतियां कर रहा है ये अगर आप बता रहे हैं तो ये भी स्वास्थ्य लाभ है। आज जरूरी है कि हम बीमार होकर किसी
चिकित्सा का सहारा लें, जरूरी है कि हम बीमार ही ना पड़े। तो बीमार ही ना पड़े इसके लिए हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या चीजें लेनी है, क्या नहीं लेनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये जब हमारे को ज्ञान होगा, और ज्ञान कहाँ से होगा, जब हम ऐसे विषयों को, ऐसे कार्यक्रमों को देखेंगे, उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे। तो सच में ऋषिकुल योगपीठ बहुत वंदनीय काम कर रहा है, जिससे लोगों को ये समझ आ रहा है कि लोग कैसे अपनी दिनचर्या को ठीक करें। क्योंकि आज इलाज की कमी नहीं है, आज हमें गाइडेंस की कमी है कि हमारे को गाइडेंस नहीं सही मिल रही है। हमें यही नहीं पता कि दूध हमें कब पीना चाहिए, हमें यही नहीं पता कि दही कब खाना चाहिए, जबकि शास्त्रों में हमारे सारी चीजें लिखी गई हैं। तो जब हमें सही गाइडेंस मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, तो हम बीमार होने की नौबत में ही नहीं जाएंगे। तो सबका धन्यवाद करता हूं, और मैं सबसे पहले ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक न्यूरोथेरेपिस्ट को इनवाइट किया है, उन्होंने आमंत्रित किया है कि न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है, आप लोगों को उसका ज्ञान मिले, उसके बारे में जानकारी मिले, और कैसे हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां बहुत कुछ कर सकती थी और करती हैं। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों के बीच में अलग अलग एक्सपर्ट आ रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला। तो मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं न्यूरोथेरेपी के लिए, क्योंकि मैं न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। न्यूरोथेरेपी क्या है? तो न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि न्यूरोथेरेपी तो एक नया वर्ड है, न्यूरोथेरेपी तो एक साइंस का वर्ड है, तो ये भारतीय चिकित्सा पद्धति कैसे हो गई? तो न्यूरोथेरेपी को हमारे भारतीय शास्त्रों में नाड़ी मर्दन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। नाड़ी मर्दन चिकित्सा क्या है? अब मैं नाड़ी मर्दन चिकित्सा की बात करूं तो नाड़ी मर्दन चिकित्सा जो वर्ड आता है, जो शब्द आता है, ये शब्द आता है काया शास्त्र से, काया चिकित्सा से। ये काया चिकित्सा कहां से आती है? जो लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, ये जरूरी है कि आज आपको एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानने को मिलेगा, और ये पता लगेगा कि कितनी इफेक्टिव हमारी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं। आज मैं आपको ये बताकर जाऊंगा कि हम जिस चिकित्सा पद्धति एलोपैथी में, एलोपैथी का बिल्कुल अंग्रेज नहीं हूं, मैं सारी चीज आपके साथ तथ्यों के साथ बात रखकर जाऊंगा कि जिस पर भारत सरकार बहुत करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है हर साल, अगर वो उसका 10% भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर खर्च करे तो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति बहुत कुछ कर सकती है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। मैं आपको बिल्कुल प्रूफली ये बताकर जाऊंगा। तो मैं बात करूं ऐसी ही एक भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसका नाम है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी जिसका प्राचीन काल में, यानी कि हमारे वैदिक शास्त्र में नाम है नाड़ी मर्दन चिकित्सा। नाड़ी मर्दन चिकित्सा जिसका वर्णन हमें, जिसकी जानकारी हमें काया शास्त्र से मिलती है, काया चिकित्सा से मिलती है, काया उपनिषद से मिलती है। काया चिकित्सा क्या है? अगर हम आयुर्वेद को देखेंगे, आयुर्वेद के बारे में आप लोग सब जानते हैं, लेकिन आज जो आयुर्वेद है वो केवल 10% आयुर्वेद है। 80% या 90% तो आयुर्वेद हम भूल चुके हैं। ये मैं, मेरी बात से जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या जितने आयुर्वेद के शिक्षक होंगे, आयुर्वेद के ज्ञाता होंगे, इस बात को बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि जो आयुर्वेद आज हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ये केवल 10 से 20% ही है। 80% आयुर्वेद तो हमारे यहाँ से गायब होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कारण भी बताऊंगा आपको। तो हमारा जो न्यूरोथेरेपी है, नाड़ी मर्दन चिकित्सा है, वो काया शास्त्र में है। और काया चिकित्सा शास्त्र क्या है? आयुर्वेद के 8 विषयों में से एक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आयुर्वेद बहुत बड़ा विषय है। आयुर्वेद जैसे एलोपैथी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक कोई ऑर्थोपेडिशियन होता है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, कोई रेस्पिरेटरी डॉक्टर होता है, कोई ईएनटी डॉक्टर होता है, कोई मेटाबॉलिक डॉक्टर होता है, यानी कि आपके पेट की समस्याओं को ठीक करता है, कोई रिप्रोडक्टिव डॉक्टर होता है, यानी गायनी डॉक्टर होता है। ऐसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग चिकित्साएं हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद में एक शल्य चिकित्सा है, एक उसमें आयुर्वेद में आप देखेंगे भूत चिकित्सा है। आयुर्वेद में एक विष औषधि चिकित्सा है, यानी कि आपके शरीर के अंदर का कोई विष फैल जाए तो उस विष को निकालने का एक अलग तरीका है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आयुर्वेद में भी सर्जरी का डिपार्टमेंट है। लेकिन हम कितने आयुर्वेद के ऐसे लोगों को जानते होंगे या डॉक्टर्स को जानते होंगे जो सर्जरी करते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे, सुना भी होगा, तो आप लोगों में से जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसी ने भी आयुर्वेद में जाकर अपनी सर्जरी नहीं कराई होगी।
जबकि सुश्रुत को यह कहा जाता है कि वो सर्जरी के मास्टर थे, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट थे और वो सर्जरी के मास्टर थे। वो सर्जरी करते थे आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है वो आयुर्वेद की देन है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है, यानी कि हमारा ये बहुत दुर्भाग्य है, हमारा नेगेटिव पार्ट है कि हम आयुर्वेद में सर्जरी के डिपार्टमेंट भूलते चले जा रहे हैं। आयुर्वेद में बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो बच्चों की, जिसको हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोल देते हैं एलोपैथी में। तो ऐसे ही आयुर्वेद के अलग अलग 8 सब्जेक्ट हैं, 8 विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें से आज हम केवल एक जनरल फिजिशियन, यानी कि जो नाड़ी को देखता है, जो दवाई दे देता है, जो चूरन दे देता है, जो गोलियां दे देता है, जो चटनी खाने को बोल देता है या किसी चीज को मसल कर पीने के लिए बोल देता है, हम केवल आयुर्वेद को वहां तक सीमित समझ लेते हैं। जबकि आयुर्वेद बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अलग अलग 8 एक्सपर्ट्स बनते हैं। कोई इसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट बनता है, कोई आपको रिप्रोडक्टिव, यानी कि आपको अगर कोई गायनी की प्रॉब्लम हो गई है उससे इसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं। किसी को वात पित्त रोग की समस्या है, किसी को नाड़ी तंत्र की दिक्कत है, यानी कि आपको नर्वस सिस्टम की दिक्कत है। ये सब आयुर्वेद के ही भाग हैं। आयुर्वेद में इनकी कल्पना पहले की गई, लेकिन आज हम आयुर्वेद में सीमित हो गए हैं, बहुत छोटे रह गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम जिस आयुर्वेद को अथर्ववेद में वर्णन किया गया है, उस अथर्ववेद को कितने लोग जानते हैं? उस अथर्ववेद के लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे वेद कितने हैं। और उसमें से अथर्ववेद का क्या रोल है? अथर्ववेद में पूरा आयुर्वेद दिया गया है, आयुर्वेद की हर शाखा का वर्णन दिया गया है। अगर मैं आज की चिकित्सा की बात करूं, मैं एलोपैथी की बात करूं, बहुत सारे लोग और हमारे घर परिवार में भी एलोपैथी ने, अंग्रेजी दवाइयों ने हर घर में अपना घर बना लिया है। हर घर में अपना घर बना लिया है, यानी कि आज शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर एलोपैथी मेडिसिन ना यूज होती हो। हमें सिर दर्द होता है, हम एक मेडिसिन खा लेते हैं। हमें लूज मोशन होते हैं, हमें मेडिसिन खा लेते हैं। हमें कोई दिक्कत होती है, बुखार आता है, हम मेडिसिन खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके आदी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता उस तरीके की बना दी गई है। जबकि हम अपनी इन बीमारियों का उपचार बिना मेडिसिन के भी कर सकते थे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हिंदुस्तान में अंग्रेजी दवाई की जो उम्र है, यानी कि एलोपैथी का जो इंट्रोडक्शन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वो केवल और केवल 125 साल पहले हुआ। यानी कि 1920 की बात कर रहा हूं मैं। 1920 से पहले व्यक्ति जब भी बीमार होता था तो अपने घरेलू उपचार से और आयुर्वेद से ही ठीक होता था। उसे किसी भी प्रकार के एलोपैथी मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और अगर मैं इस दुनिया की बात करूं, इस संसार की बात करूं, तो एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी दवाई की जो उम्र है वो 225 साल है। यानी कि 1820 के करीब में एलोपैथी वर्ड आया, एलोपैथी की मेडिसिन का प्रारूप आया। 1820 से पहले इस पूरे संसार में एलोपैथी नाम की कोई मेडिसिन ही नहीं थी। यानी कि अगर मैं बात करूं 200-225 साल पहले, हम एलोपैथी की कोई भी नामो निशान नहीं था। तो उस समय लोग कैसे ठीक होते थे? उस समय भारत में लोग कैसे अगर मैं 1920 की भी छोड़ू, 1910 की बात करूं, अगर 1910 से पहले लोग बीमार पड़ते थे तो कैसे ठीक होते थे? हमारी खुद की अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से ठीक होते थे। हमारी खुद के आयुर्वेद को पढ़कर ठीक होते थे। अगर खांसी या जुकाम हो जाए तो हम काढ़े पीते थे, हम लौंग, इलायची, तुलसी पर अपना काम चलाते थे और उससे ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हमने ये विचार बना लिया था, और उस समय जैसा हम विचार बनाते हैं वैसा हमारे काम होते हैं, वैसा शरीर काम करता है। अगर आज भी लोग बुखार होने पर काढ़ा पी लें तो भी बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने अपने मन में यही बिठा लिया है कि मैं बुखार ठीक होऊंगा तो मुझे केरोसिन से ही ठीक होऊंगा या मुझे पैरासीटामोल ही लेनी पड़ेगी, तो वो तो फिर उसको वही ठीक करेगी। ये हमारी मानसिकता है। हम कहते हैं ना, गुलामी वाली मानसिकता। तो एक किसी महापुरुष ने भी कहा है कि पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि 1947 से पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था, और 1947 के बाद आज तक देश अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम है। यानी कि आज अगर हमारा देश देखा जाए तो अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम हो गया है। और अंग्रेजी दवाइयों की उम्र मैंने आपको बताई कितनी है? इस देश में 120 साल, 225 साल, और इस पूरे वर्ष में, पूरे संसार में 225 साल। जबकि आयुर्वेद की उम्र देखेंगे ना
तो आयुर्वेद को कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम का मतलब जो एविडेंस है, जो पुरातत्व विज्ञान ने हमारे इनको ये खोज के निकाला कि आयुर्वेद कम से कम 5,500 साल पुराना है। कितना है? 5,500 साल पुराना हमारा आयुर्वेद है। और 225 साल वाली पद्धति हमारे आयुर्वेद पर ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता गुलाम है, हम अंग्रेजी दवाओं के गुलाम हैं। आज हमारा रक्षा मंत्रालय बजट पास करता है, आज हमारे हॉस्पिटल्स पर वो करता है, तो हॉस्पिटल्स ना बनाकर 5 स्टार होटल्स बनाए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय जो बजट बनाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए मेडिसिन पर खर्च कर देता है। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि अगर इसका 10% भी स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है, हर साल जो 700 बजट बनाया जाता है, अगर इसका 10% 20% भी हमारी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर खर्च किया जाए, तो वो समय दूर नहीं जब हम खुद की अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को उभार कर लेके आ सकते हैं। और हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की खास बात क्या है? हमारी खास बात यह है कि हमारे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बीमारी पे काम नहीं करते, हम सिस्टम पे काम करते हैं। इसी प्रकार न्यूरोथेरेपी बीमारी पे काम नहीं करती है। मैं बात कर रहा हूं मैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि मैं सर्वे बताता हूं, क्योंकि मैं इस फील्ड में 15-16 साल से हूं और मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। ये मैंने न्यूज़पेपर में देखा है, गूगल पे देखा है, विकिपीडिया पे देखा कि दुनिया की कोई भी सिंगल डोज ऐसी मेडिसिन नहीं है। मैं आपको बहुत तथ्य के साथ बता रहा हूं, आप जाकर सर्च करना आप किसी भी मेडिसिन को, दुनिया में कोई भी सिंगल डोज मेडिसिन नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। डॉक्टर कहते हैं कि पैरासीटामोल सबसे कम साइड इफेक्ट करती है। मतलब डॉक्टर्स की लैंग्वेज को समझना कि डॉक्टर्स कहते हैं पैरासीटामोल सबसे कम साइड इफेक्ट करती है। वो कहते हैं कि सबसे कम साइड इफेक्ट करती है, यानी कि साइड इफेक्ट तो वो भी करती है। और साइड इफेक्ट क्या करती है? आप 1 महीने किसी भी बीमारी के लिए आप दवाइयां खा लीजिए। मैं एलोपैथी की बात करूं, फिर मैं बताऊंगा कि एलोपैथी की हमें जरूरत कहां पर है। अभी मैं आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें थोड़ी सी अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन एलोपैथी का अपना रोल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। न्यूरोथेरेपी का क्या रोल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप 1 महीने किसी भी बीमारी के लिए 1 से 1.5 महीने आप एलोपैथी दवाइयां खा लीजिए, निश्चित तौर पर मैं लिख कर दे सकता हूं 1 से 1.5 महीने के बाद आपको पेट की समस्याएं आ जाएंगी। आपका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, आपका गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं करेगा, आपका स्टमक ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं करेगी। और पेट खराब हो जाएगा तो पेट साफ नहीं होगा, और पेट साफ नहीं होगा तो आप लोगों ने ऐड देखा होगा, पेट सफा सब रोग दफा। पेट सफा सब रोग दफा, इसका मतलब क्या हुआ कि पेट अगर साफ है, पेट ठीक है, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो यानी कि हमें साइड इफेक्ट से बचना चाहिए। और ये साइड इफेक्ट से कौन बचा सकता है? हमें केवल हमारी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धतियां बचा सकती हैं, जिसमें हमारी न्यूरोथेरेपी भी है। अब हमें जरूरत कहां पड़ती है आयुर्वेद की, हमें भारतीय चिकित्सा पद्धति की कहां जरूरत है, और हमें एलोपैथी की कहां जरूरत है? तो कहा जाता है जहां तलवार की जरूरत है वहां तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां सुई की आवश्यकता है वहां सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर हम तलवार की जरूरत है और हमें सीमा पर तलवार से लड़ना है जाकर, और मैं वहां सुई लेके पहुंच जाऊं, तो क्या मैं लड़ सकता हूं युद्ध को? क्या मैं युद्ध को जीत जाऊंगा? मैं नहीं जीत सकता। और जहां मुझे कपड़े सिलने हो और वहां मैं सुई की बजाय तलवार से सिलूं कपड़े, तो कभी नहीं सिल सकते। तो हमारी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अपना महत्व है और एलोपैथी का अपना महत्व है। तो एलोपैथी का क्या महत्व है? एलोपैथी जैसी चिकित्साएं, यानी कि अंग्रेजी दवाई की चिकित्साएं, केवल इमरजेंसी में जरूरत है, केवल इमरजेंसी में जरूरत है। यानी कि ऐसे समय पर जरूरत है जो इमरजेंसी कंडीशन हो। आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट टूट गया, आप जा रहे हैं, आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो एलोपैथी की जरूरत है। लेकिन उल्टा क्या होता है, और सर्वे क्या कहता है कि जितने भी हॉस्पिटल में एडमिट लोग होते हैं, जितने भी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, और ये सर्वे हुआ कोरोना के काल में, कोरोना के काल में ये देखा गया कि जो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, उसमें से 80% केस ऐसे थे जो घर पर ठीक हो सकते थे। लेकिन हमने क्या करा, उसे इमरजेंसी बनाकर हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए। क्यों हो गए? कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो जाए, कहीं बिस्तर ना मिले हॉस्पिटल में।
अरे ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल जाने की नहीं, होटल जाने की होड़ लगी हो कि होटल में सुविधाएं मेरी खत्म ना हो जाएं। तो सर्वे ये कहता है कि जितने भी केसेस होते हैं 80% ऐसे केसेस होते हैं जो इमरजेंसी नहीं है। केवल 20% केसेस इमरजेंसी केसेस होते हैं जहां सच में एलोपैथी की जरूरत है, जहां सच में एलोपैथी दवाइयों की जरूरत है। जबकि इसका उल्टा हो रहा है आज के समय पे। हम 80% केसेस को इमरजेंसी मान लेते हैं, यानी कि हम 80% केसेस को उस कंडीशन में मान लेते हैं जहां हम एलोपैथी का यूज करते हैं, और 20% को हम नॉर्मल मान लेते हैं, जबकि उल्टा है। उल्टा है। बहुत सारे, जैसे ऋषिकुल योगपीठ इस शुभ काम को कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसे कोरोना काल में बहुत सारी संस्थाओं ने काम किया। हमारी खुद की संस्था सेवा फाउंडेशन ने काम किया कि लोगों को अवेयर किया कि आप सेल्फ अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल्फ इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे अपने लिवर को, स्प्लीन को, गॉल ब्लैडर को, अपने लंग्स को कैसे स्टिमुलेट करें कि अपना सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो ऐसे बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप ठीक हो सकते हैं, और 80% बीमारियों में ठीक हो सकते हैं। हमें किसी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे मानसिकता में, हमारी सोच में ये चीज बैठ गई है कि हम ठीक होंगे तो केवल दवाइयों से ठीक होंगे। ऐसी मानसिकता में बदलनी होगी। और खास तौर से ऐसे सेमिनार्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो ऐसे सेमिनार्स को ना केवल देखें, इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, आप फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ये जो जानकारी इस मंच पर हर शाम को दी जा रही है, हर नया एक्सपर्ट आपको दे रहा है, ये केवल आप तक सीमित न रहे। ये कार्यक्रम हजारों लोगों तक पहुंचे और हजारों लोग इस चीज को समझें कि हमारे को किस डायरेक्शन में जाना है। क्या हम अपने आप को आज ठीक करके कल को बीमार करने के लिए तैयार हैं, या हम ऐसे ही इस तरीके से अपना इलाज कराएं बीमारी का कि आज भी ठीक रहे और आने वाले समय में भी ठीक रहें। तो इसी कड़ी में न्यूरोथेरेपी देश भर में 5000 न्यूरोथेरेपी सेंटर के साथ में काम कर रही है। हर दिन लगभग 1 लाख लोग न्यूरोथेरेपी की सेवाएं ले रहे हैं। 1 लाख लोग न्यूरोथेरेपी की सेवाएं ले रहे हैं। न्यूरोथेरेपी में ब्लड सर्कुलेशन पर काम किया जाता है। मैंने बताया कि काया चिकित्सा का एक भाग है। काया चिकित्सा जब हम पढ़ेंगे शास्त्र को, तो काया चिकित्सा में अग्नि पर काम किया गया है। काया चिकित्सा बताती है कि हमारे शरीर के अंदर 8 से 12 प्रकार की अग्नियां होती हैं। 8 से 12। हमें हर साइंस को, चाहे वो कोई भी साइंस हो, अगर हम सच में एक साइंस के सिस्टमेटिकली बताएंगे, सिस्टमेटिकली समझेंगे, तो हमें समझ आएगा कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको बता रहा हूं न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है। तो न्यूरोथेरेपी और काया चिकित्सा के साथ कैसे कोरिलेट है, कि न्यूरोथेरेपी काया चिकित्सा से कैसे निकली है। तो काया चिकित्सा में 8 से 10 प्रकार की अग्नि बताई गई है, 12 प्रकार की अग्नि बताई है, और उन अग्नि में आज के मॉडर्न साइंस में उसे सर्कुलेशन कहा जाता है। क्योंकि सर्कुलेशन में आज के मॉडर्न साइंस में, एलोपैथी में हम बात करें तो अग्नि थोड़ी होती है पेट के अंदर, कोई आग थोड़ी लगी हुई है। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे शरीर के अंदर 10 से 12 प्रकार की, 8 प्रकार की अग्नियां हैं। जैसे आयुर्वेद की लैंग्वेज में बताता हूं एक अग्नि का नाम, जिसे हम बोलते हैं जठरांगनी। जठरांगनी बोलते हैं, यानी कि जठर के अंदर की अग्नि। जठर मतलब पेट की अग्नि। और साइंस में इसे बोलते हैं कि इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, यानी कि जब हम कहेंगे साइंस की लैंग्वेज में कि मेरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, मेरे को ना पेट में जलन हो रही है, इसको ही आयुर्वेद में कहते हैं कि पेट में जलन का मतलब जठरांगनी बहुत तेज हो गई है। तो ये साइंस के हिसाब से है। तो इसीलिए तो जठरांगनी जब मंद हो जाती है, तो जब जठरांगनी मंद हो जाए तो पेट की समस्या आ जाएंगी। यानी कि पेट में अगर सर्कुलेशन कम हो जाए तो पेट की समस्या आ जाएंगी। आपको लूज मोशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, IBS हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, गैस हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हमारे दिमाग की अग्नि, यानी कि दिमाग की अग्नि अगर शांत हो जाए, मंद हो जाए, तो हमें माइग्रेन आ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हमारे को हेडेक हो जाएगा, हमें मेनिंजाइटिस हो जाएगा, एपिलेप्सी हो जाएगा, तो दिमाग की बीमारियां हो जाएंगी। ऐसे अगर हमारी जठरांगनी हमारे लोअर एब्डोमेन में, यानी कि जेनेटल ऑर्गन्स में आ जाए, तो हमें बांझपन की समस्या आ जाती है। यही अग्नि अगर हमारे घुटनों में कम हो जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी आ जाता है। ये आयुर्वेद की लैंग्वेज है और ये एलोपैथी की लैंग्वेज है। तो जहां अग्नि मंद होगी वहां बीमारी आएगी, और इसको मॉडर्न साइंस में हम सर्कुलेशन कहते हैं। तो न्यूरोथेरेपी आपके शरीर के अंदर सर्कुलेशन को ठीक करती है। ये मैं आपको समझा रहा हूं एलोपैथी की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि आज हमारा दुर्भाग्य ऐसा बन गया है, हम इतने ब्लैक डेज में जी रहे हैं कि हमें किसी भी चीज के अप्रूवल के लिए एलोपैथी के पास जाना पड़ता है। अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं
अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं न्यूरोथेरेपी में, तो मुझे एलोपैथी से इजाजत लेनी पड़ेगी, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी रिसर्च बिल्कुल ठीक है या नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, ये सोशल मीडिया का मंच है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उदाहरण क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि लोगों को समझ आना चाहिए, उनको अच्छा और बुरा समझ आना चाहिए, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि सिर दर्द पे, वो सिर दर्द पे केवल सेराडोन या एलोपैथिक मेडिसिन ना खाएं, वो सिर दर्द होने पर अगर भाप ले लेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। जुकाम होने पर, साइनोसाइटिस की समस्या होने पर केवल आप नेबुलाइजर मत लीजिए, आप अगर स्टीम भी ले लेंगे तो भी वो नेबुलाइजर का काम करेगा। हमें समझना होगा इस चीजों को, इन बातों को समझना होगा। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो मुझे कोई भी चीज रिसर्च करनी है तो मुझे मेडिकल लैंग्वेज में रिसर्च करनी होगी, उनको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण दे रहा था मैं आपको कि बाबा रामदेव जी ने कोरोनिल बनाई। अब कोरोनिल उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्या आपने कहीं रजिस्टर्ड कराई, कहा आपने हॉस्पिटल्स में रिसर्च करी, आपने कौन सी लैब में रिसर्च करी? अरे भाई, कहीं सुना है आपने कि पोता दादाजी को बताएगा कि आपने क्या करना है? एलोपैथी क्या है? एलोपैथी 200 साल, 225 साल, मान लीजिए 300 साल, मैं उनकी खुशी के लिए बता दूं कि 300 साल पुरानी है। हमारा आयुर्वेद कितना साल पुराना है? 5000, 5500 साल पुराना है। तो पोता से भी पोता, छोटा छोटा पोता, वो छोटा पोता दादाजी को बता रहा है कि आपने क्या करना है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आयुर्वेद में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या आपने रिसर्च कराई है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ भारत की गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, आप आयुर्वेद पर रिसर्च करिए ना, आयुर्वेद की लेबोरेटरीज खोलिए, इंस्टीट्यूट खोलिए, आयुर्वेद को सिखाइए। जो आयुर्वेद पूरे सब बीमारियों पहले भी तो इलाज कर सकता था, आज से 200-250 साल पहले भी तो आयुर्वेद काम करता था। अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां न्यूरोथेरेपी है, वो काम करती थी ना, नाड़ी मर्दन चिकित्सा के नाम से काम करती थी। क्यों नाड़ी मर्दन चिकित्सा को न्यूरोथेरेपी में कन्वर्ट होना पड़ा? क्योंकि नाड़ी मर्दन चिकित्सा में जठरांगनी पे काम किया जाता है, और जठरांगनी हम प्रूफ नहीं कर सकते कि पेट में अग्नि होती है। क्या हम प्रूफ नहीं कर सकते कि पेट में नाभि की भी कोई समस्या होती है? हम प्रूफ नहीं कर सकते कि नलों की भी समस्या होती है? हम प्रूफ नहीं कर सकते कि हमें कोढ़ी की समस्या हो जाती है? तो ये क्या नाभि नहीं है? क्या कोढ़ी की समस्या नहीं होती है? क्या नलों की समस्या नहीं होती? अरे भाई, जिसको होती है उससे पूछो कि उसको कितनी गंभीर समस्या होती है। नाभि अपनी जगह से हिल जाए तो आप अपना काम नहीं कर सकते। नाभि अपनी जगह से हिल जाए तो लूज मोशन लग जाएंगे, पेट दर्द हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कोढ़ी की समस्या हो जाए, कोढ़ी की समस्या यहां हो जाए तो आपका खाना नीचे नहीं उतरेगा, आपको चेस्ट में भारीपन बना रहेगा, पेन बना रहेगा, हमेशा ऐसा लगेगा फूला फूला रहता है। जो लोग इससे समस्या से पीड़ित हैं उनसे पूछो और एलोपैथिक टेस्ट करके दिखा दे कि कोढ़ी कहीं होती, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि कोढ़ी कुछ होती है, नाभि कुछ होती है, या नलों की कोई समस्या होती है। और वो फिर हम पर रिसर्च करते हैं कि, और हमें डिनाई करते हैं कि ये समस्या तो नहीं है। वो गैस, अल्ट्रासाउंड में गैस नहीं आती है, नाभि नहीं आती, कोढ़ी नहीं आती, तो क्या गैस की समस्या नहीं बनती है? गैस की समस्या सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। तो हमारा ये दुर्भाग्य है, ब्लैक डेज हैं कि हमें उनको ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्यों कह देते हैं इटियोलॉजी अननोन, यानी कि इस बीमारी का कारण नहीं पता। मैं अपनी लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आज से, जब मैं 2005 में न्यूरोथेरेपी का कोर्स कर रहा था, 2005 में मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक किताब पढ़ी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब पढ़ी, जिसमें बताया गया कि लीवर 1000 फंक्शन करता है। पहले तो बताया गया 700 फंक्शन करता है, कि लीवर 700 फंक्शन करता है। फिर मैंने उसी का एडिशन, लेटेस्ट एडिशन पढ़ा बाद में, फिर उसमें आया कि लीवर 1000 फंक्शन करता है। और आज आप रोजन विल्सन का लेटेस्ट एडिशन या गाइटन का लेटेस्ट एडिशन, एक वो किताब है जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स पढ़ते हैं, गाइटन, तो आप उस गाइटन का लेटेस्ट आप उसका एडिशन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि लीवर 1100-1200 फंक्शन करता है। तो मुझे आप ये सिंपल सा एक आपसे पूछता हूं कि क्या लिवर ने तरक्की की है कि लिवर अपने फंक्शन बढ़ाता चला जा रहा है? क्या लिवर अपने आप को डेवलप कर रहा है कि वो कल 700 फंक्शन कर रहा था, फिर 800 फंक्शन करने लग गया, फिर 1000 फंक्शन करने लग गया? ये लिवर अपने आप को डेवलप कर रहा है क्या? ये लिवर डेवलप नहीं कर रहा, ये मेडिकल साइंस डेवलप कर रही है अपने आप को, कि वो वहां तक पहुंच पाई कि वो जान पा रही है कि अरे ये लिवर तो और फंक्शन कर रहा है, हमें तो फंक्शन का पता भी नहीं था। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, समझ आएगा कि गाइटन की बुक में 2005 में जब हम पढ़ रहे थे तो पीनियल ग्लैंड के बारे में बहुत छोटी सी 3-4 लाइन लिखी थी। पीनियल ग्लैंड के बारे में आपने सुनो हो तो पीनियल ग्लैंड के बारे में
केवल 3-4 लाइन लिखी गई। और आज के एडिशन, आज 21वां एडिशन चल रहा होगा, 21-22वां गाइटन का एडिशन है, क्योंकि मैंने 13 एडिशन तक देखे थे, उसमें एक पूरा पेज पीनल ग्लैंड पर देखा गया है, दिया गया है कि पीनल ग्लैंड है क्या। तो क्या पीनल ग्लैंड ने तरक्की की है कि वो अपने फंक्शन ज्यादा बढ़ाने लग गया, या पीनल ग्लैंड अपने फंक्शन ज्यादा करने लग गया? अरे पीनल ग्लैंड तो पहले भी वो फंक्शन कर रहा था, आज भी वो फंक्शन कर रहा है। ये मेडिकल साइंस की तरक्की है कि वो पहले उन फंक्शन को नहीं पकड़ पा रहा था जो जिन फंक्शन को आज पकड़ पा रहा है। तो क्यों फिर हम अपने आप को इतना एडवांस समझ लेते हैं, घमंड कर लेते हैं कि हम तो बहुत एडवांस हैं। आप कुछ भी नहीं है, केवल इमरजेंसी में ही आपकी भूमिका है। केवल इमरजेंसी में हमें एलोपैथी को अपनाना चाहिए, और बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्योंकि 20% केसेस को देखने के लिए केवल एलोपैथी है। 80% केसेस को हम खुद की अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी आपके सिस्टम को समझती है, आपके नाभि को समझती है, आपके दिमाग को समझती है, और हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप गूगल पर जाके सर्च करिए ना, आप यूट्यूब पर जाइए ना, न्यूरोथेरेपी क्या है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये लिमिटेशन है, यहाँ टाइम बाउंडेशन है, समय की मर्यादा है, तो बहुत लंबा मैं आपको बहुत चीजें नहीं बता सकता। लेकिन आज केवल इस लेक्चर के माध्यम से इतना जरूर आपको सिखा कर जाऊंगा, इतना जरूर बता कर जाऊंगा कि हमें खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर गर्व करना चाहिए। हमें गुलामी की मानसिकता में नहीं जीना कि एलोपैथी ही सब कुछ कर सकती है। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां बहुत स्ट्रांग हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे न्यूरोथेरेपी में कुछ प्रेशर पॉइंट दिए जाते हैं, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को ठीक करा जाता है, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करा जाता है। आज हम एलोपैथी की लैंग्वेज में उसको समझाते हैं कि न्यूरोथेरेपी के माध्यम से एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करा जा सकता है। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम नाभिक को, कोडिक को, आपके नलों की समस्या को ठीक कर सकते हैं। हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हार्मोनल समस्या को ठीक कर सकते हैं। हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जेनेटिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि करते थे, हम पहले भी करते थे। बीच में तो हम हजारों साल की गुलामी, मुगलों की गुलामी के कारण से, अंग्रेजों की गुलामी के कारण से हम अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भूलते चले गए, और जिसकी वजह से आज हमारे को दूसरे पद्धतियों पर, यानी कि अंग्रेजी दवाइयों पर डिपेंडेंट होने लग गया। लेकिन हम सबको ऋषिकुल योगपीठ के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रम के माध्यम से हमें दोबारा से अपने आप को स्वाभिमान बनाने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है कि हमें अपनी खुद की चिकित्सा पद्धतियों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कि हम पहले इनको अपनाएं और फिर हम एलोपैथी को अपनाएं। हम उल्टा करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, पहले हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयां लिख देता है 1-1.5 महीने, फिर वो ऑपरेशन के लिए बोल देता है। जब वो ऑपरेशन के लिए बोल देता है, तब फिर हम देखते हैं यार बिना ऑपरेशन के कहाँ इलाज हो सकता है। फिर हम रिसर्च करते हैं, फिर हम गूगल पर देखते हैं कि ये बीमारी बिना ऑपरेशन के कहाँ ठीक होती है। फिर पता चलता है कि आप नेचुरोपैथी कराइए, आप योग कराइए, आप आयुर्वेद कराइए, आप न्यूरोथेरेपी कराइए, आप एक्यूप्रेशर कराइए, आप एक्यूपंक्चर कराइए। तब जाकर हमें पता चलता, अरे भाई पहले ही आ जाते तो ये जो 1 साल 1.5 साल जो आपने दवाइयां खाकर शरीर का सत्यानाश कर लिया है, ये सत्यानाश करने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोग ये तय करें कि जब भी हम बीमार पड़ेंगे, हम खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को सहारा लेंगे। हाँ, ठीक नहीं होते कोई बात नहीं, ठीक तो वो भी नहीं करते कोई बात नहीं, हमारे यहां से भी ठीक नहीं हो पाए, मान लीजिए एक आध कोई केस, तो फिर हम एलोपैथी का सहारा लें। हम पहले एलोपैथी का सहारा लेकर अपने शरीर का सत्यानाश कराकर फिर अगर हम भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर आएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हम कुछ दिनों में ठीक हो जाए, तो ये फिर गड़बड़ है, ये बहुत नाइंसाफी है। हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी उतना ही समय मिलना चाहिए जितना आप समय खराब कर कर आए हैं। उतना ही समय मिलना चाहिए ठीक होने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, जितना आप पहले समय खराब कर कर आए हैं। आप यहां आकर सोचे कि मैं कल ठीक हो जाऊं, तो ये नहीं, क्योंकि सिस्टम है। हम डिजीज पे काम नहीं करते, हम सिम्टम्स पे काम नहीं करते, हम रोगी के कहने पर काम नहीं करते, हम शरीर की कंडीशन को ठीक करते हैं, शरीर के पूरे सिस्टम को ठीक करते हैं। करप्शन अगर कोई आ जाए पूरे किसी समाज में, तो क्या 1-2 व्यक्ति को ठीक करने से करप्शन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? नहीं, जब तक ऊपर से नीचे तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो पूरे को ठीक करने के बाद ही तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। यही हमारी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धतियां करती हैं कि वो बीमारी का इलाज ना कर कर सिस्टम का इलाज करती हैं, तंत्र का इलाज करती हैं, पूरे शरीर का इलाज करती हैं। उनमें देर हो सकती है, लेकिन उनके जब रिजल्ट्स आएंगे तो परमानेंट आते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के आते हैं और टिकाऊ आते हैं, जिनके माध्यम से आप बहुत लंबे समय तक ठीक रह सकते हैं।
न्यूरोथेरेपी की पिछले 2005 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। न्यूरोथेरेपी को हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया है और इस मुहिम के साथ सिखाया है, ऑफलाइन सिखाया है, ऑनलाइन सिखाया है। इस मुहिम के माध्यम से सिखाया है कि लोगों को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी होनी चाहिए, उनको स्वाभिमान होना चाहिए कि हम बहुत सारी बीमारी का इलाज अपनी खुद की चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से छोटे छोटे लिवर को छोटे से पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंटर लिवर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, 1300 से ज्यादा वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, 1300 से ज्यादा वीडियोस न्यूरोथेरेपी चिकित्सा पद्धति पर, छोटी छोटी बीमारियों का अगर आप यूट्यूब पर भी जाकर देख लेंगे तो बहुत सारी बीमारी को इलाज तो आप घर पर ठीक कर लेंगे। आप कमेंट्स पढ़िए वहां जाकर, कोई उड़ीसा में बैठकर हमारे चैनल को देखता है और वहां से अपनी छोटी सी बीमारी का इलाज कर लेता है, कोई झारखंड में बैठकर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करता है और वहां से अपनी बीमारी का इलाज कर लेता है। तो इस प्रकार से आप भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर नाज करिए, अभिमान करिए और अपनाइए, और प्राथमिक तौर पर अपनाइए। प्राथमिक, अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति अल्टरनेटिव नहीं होनी चाहिए, ये प्राथमिक होनी चाहिए। अल्टरनेटिव हमारी एलोपैथी होनी चाहिए कि जब हम ठीक ना कर पाए तो आप अल्टरनेट यानी कि एलोपैथी का इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूं अपने विषय को मैं यहां रख पाया हूंगा और आप लोगों को जो मैं मैसेज देने आया हूं वो आप लोग मैसेज को समझ पाए होंगे कि हमें अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, जिसमें न्यूरोथेरेपी है, बहुत सारी थेरेपीज हैं, उन पर गर्व होना चाहिए। नेचुरोपैथी है, योग है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, न्यूरोथेरेपी है, इन पर गर्व होना चाहिए और इन्हें प्रायोरिटी पर अपनाना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं आज के आयोजकों का, संस्थान का। ऋषिकुल योगपीठ बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समाज के भले के लिए कर रही है, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ महादान है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नवल किशोर जी का कि आज जो है एक अवेयरनेस जो रही न्यूरोथेरेपी के बारे में, क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक नया वर्ड के नाम से जैसा बताया गया कि नया वर्ड है, तो हम लोग इसको पुरानी पद्धति से नहीं जोड़ना चाहते हैं, नहीं जोड़ते हैं। तो बिल्कुल है कि जीवाश्म ने आज विश्लेषण किया, उस विश्लेषण के माध्यम से सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपने उस पद्धति का सहारा भी लेना चाहिए जो हमारे लिए परमानेंट स्वास्थ्य लाभ दे रहा है, दे सकता है। और वैसे भी ये जो 365 दिवसीय वेबिनार है, इसमें बहुत सारे जो आते हैं वक्ता, सभी लोगों का बस एक ही कहना रहता है कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना है, हमें आयुर्वेद को अपनाना है, हमें योग को अपनाना है। क्योंकि हमारी जब संस्थाई योग पीठ है तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं अपनी पुरानी प्राचीन पद्धतियों का ही बढ़ावा देने का काम कर रही है, यही प्रचार प्रसार भी कर रही है। और इसी श्रृंखला में ये भी मैं पहले बता भी चुका हूँ, आज फिर से दोहराता हूँ कि हमारी संस्था की वेबसाइट पर जा करके आप एक प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 18 नवंबर 2020 से लगातार एक प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने का प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा रहा है। लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और पूरे देश से बहुत सारा उसका रिस्पांस आया है। लगभग हम आज 8000 प्लस में चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग वापस आ रहे हैं अपनी पुरानी पद्धति पर, और आगे भी हमारा प्रयास चल रहा है। और आज का जो सत्र है, जो भी समझाने की कोशिश की गई है, वो बहुत ही अच्छी रही। और क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज का मतलब एक, जैसे कोई चीज अपनी पैठ बना लेती है तो उसे धीरे धीरे ही खत्म किया जा सकता है, एकदम से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब इस चीज की आदी हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, तो वो आदत को धीरे धीरे खत्म किया जाता है। तो इसीलिए हम पूरे वर्ष आपकी सेवा में रहेंगे कि आपको पूरे वर्ष अभ्यास कराएंगे, आपको इतना अवेयर कर देंगे कि आने वाले समय में आप बिल्कुल वाकई में इन पद्धतियों का ही सहारा लेंगे। और इसी के साथ मैं तहे दिल से श्री नवल किशोर जी का धन्यवाद करता हूं, स्वयं की तरफ से और साथ ही ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय, जो आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर भी आज इस मंच के माध्यम से समाज सेवा के लिए आपने समय निकाला। क्योंकि आज सब कुछ होते हुए आज समय का बहुत अभाव है, ऐसे महापुरुषों के लिए, ऐसे महाविद्वानों के लिए। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और साथ ही अनुपम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी आपका धन्यवाद करें और साथ ही शांति पाठ कराते हुए आज के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के सत्र के लिए आप अपने कीमती समय के बीच प्रदान किए।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि एक दो बार आपसे मौका मिलेगा तो फिर आपको हमें मौका दिलाने की करेंगे। जी निश्चित तौर पर हम कभी भी जब आगे रखेंगे तो कुछ टेक्निक्स और सिखाकर जाऊंगा कि कैसे हम अपनी बॉडी को डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, कैसे बीमारियों को आने के संकेत को समझ सकते हैं। तो विषय को और अच्छे से उस तरह मैं आपको ट्रेनिंग भी देकर जाऊंगा अपने सभी दर्शकों को। बहुत अच्छा, धन्यवाद। शांति पाठ के लिए सभी लोग हाथ जोड़कर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को, और कल फिर मिलते हैं कल के महासत्र में किसी नए वक्ता के साथ। सभी लोग जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद।